आज हम दो घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति और दूसरा देखेंगे बंगाल विभाजन। तो प्रारंभ के अंदर जो ब्रिटिश सरकार की है वो कांग्रेस के प्रति अच्छी नीति थी, क्योंकि प्रारंभिक जो चरण है वो क्या था, उदारवादी काल था, जिसमें एक तो कांग्रेस का जन आधार भी सीमित था और जन सामान्य के बीच में कांग्रेस की भूमिका शिथिल यानी निष्क्रिय जैसी भूमिका थी। और ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस का बीच में जो रुख है वो मतलब दोनों के बीच में सहयोगात्मक रहा था। इस कारण दोनों के बीच में संबंध अच्छे रहे। लेकिन बाद में चल करके जैसे ही कांग्रेस अपने रुख के अंदर बदलाव करेगी, यानी कांग्रेस जैसे ही सुधारों की मांग करेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में रिश्तों की क्या आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी। तब वही सरकार इन जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको देशद्रोही ब्राह्मण या देशद्रोही विप्लवकारी और लॉर्ड जो डफरिन है वो क्या कह देंगे, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहेंगे। दूसरी तरफ जो बंगाल विभाजन है जो 1905 में हुआ था, ये जो आधुनिक भारत की एक जो प्रमुख घटना है, जिससे क्या होगा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के अंदर जो वास्तविक जागरण व्याप्त हुआ। यानी अगर भारतीयों के अंदर जो वास्तविक जागरण या जन चेतना कहें या जन जागृति का कार्य करने वाली कोई घटना है तो वो घटना है 1905 का बंगाल विभाजन। इसी विभाजन से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी थी। यानी ये था बंगाल विभाजन ही था जिसने लोगों को क्या कर दिया, संगठित कर दिया, उसमें राष्ट्रीय चेतना को जगा दिया था। जो क्या था, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस निर्णय द्वारा भारतीयों पर किया गया एक प्रचंड प्रहार कह सकते हैं या वज्र प्रहार के सामने किया था। लेकिन किस तरीके से भारतीयों ने इसका सामना किया, इन सारी घटनाओं का हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम देखेंगे विस्तार से, और इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए, वहाँ आपके लिए बहुत सारे पार्ट है वो सभी मिल जाएंगे। और इसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में भी दे दूंगा। अब क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के जन्म के जो प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कुछ समय के लिए इनका दृष्टिकोण क्या रहा था, सहयोगात्मक। यानी कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके कुछ समय तक यानी 1886 ईस्वी में जो वायसराय लॉर्ड डफरिन था, उस समय का तत्कालीन वायसराय, उसने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता के अंदर क्या किया था, स्वागत समारोह का आयोजन किया या उन्हें भोज भी दिया गया। लेकिन बाद में, यानी देखो दोनों के विचारों में, इधर उदारवादी लोग थे, उनका क्या मत था कि भारत की जो स्थिति को ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर सुधारा जाएगा। लेकिन बाद में जब उदारवादियों का या नरमपंथियों का ये भ्रम टूट गया और जो ब्रिटिश सरकार उसका जो शासन है उसका वास्तविक रूप उनके सामने आया, तब क्या हुआ, तब दोनों के बीच में संबंधों के अंदर क्या होने लगी, जो गर्माहट आने लगी। तो 1887 ईस्वी के बाद कांग्रेस और जो सरकार है उसके रिश्ते धीरे धीरे कड़वाहट भरे होने लगे। और 1888 में कांग्रेस का स्वरूप बदलने से भारतीय ब्रिटिश सरकार है वो कांग्रेस के प्रति क्या हो गई थी, शंकालु। क्योंकि इस समय तक फिर इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने सरकार की आलोचना बड़ी तेजी के साथ में प्रारंभ कर दी थी। क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, भारतीयों के न तो कोई सुधार कर रही थी न कोई हित। सरकार का जो असली चेहरा है वो कांग्रेस के सामने आ गया। इसी कारण जब कांग्रेस ने जैसी आलोचना प्रारंभ की वैसे ही सरकार इसके प्रति शंकालु, क्योंकि सरकार का मानना यही था, इस कांग्रेस का गठन इसीलिए किया गया था, जो हमने पहले भी पढ़ा, सुरक्षा कपाट का जो सिद्धांत था, यानी जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो जन आक्रोश है उसको न बढ़ के इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की मांग करेगी तो क्या हो गया, यहाँ से धीरे धीरे संबंध दोनों के कड़वाड़ भरे होने लगे। तब डफरिन ने 1888 में कांग्रेस को भारतीय जनता के सूक्ष्म भाग का क्या बताया, प्रतिनिधि। यानी उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता के बहुत ही बड़े सूक्ष्म भाग, अति सूक्ष्म भाग है, उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यानी उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि कांग्रेस ही भारत नहीं है, भारतीय लोगों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का क्या किया, यहाँ पर महत्व कम करने का प्रयास किया था। और जो कांग्रेस के लोगों को इन्होंने राजद्रोही ब्राह्मण का और देशद्रोही विप्लवकारी जैसी इनको उपमाएं दी, और कांग्रेस को इन्होंने राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह करके पुकारा था। और कालांतर के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ में, है ना, कांग्रेस ने फूट डाला और राजगुरुओं की नीति अपना ली थी, है ना।
तो इधर देखो अगला वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो 1905 के अंदर आए, जो महत्वपूर्ण घटना लेकर आएगा, और उसी से भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, या कह सकते हैं लोगों के अंदर वास्तविक जो जागरण या जन जागृति का श्रेय उसी को ही जाता था। तो वायसराय कर्जन कांग्रेस को क्या करना चाहता, समाप्त करना चाहता। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था ये कांग्रेस नहीं तुम्हारी सामत आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जो जनाधार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये सबकी इनकी अपनी थिंकिंग थी। यानी इधर जो राष्ट्रवादी आंदोलन का जो विकास और भारतीयों में बढ़ती एकता, किस कांग्रेस का गठन और कांग्रेस द्वारा भारतीयों के बीच में जो संपर्क बढ़ाने से भारतीयों के अंदर जो एकता बढ़ने लगी, और इसी से ही ब्रिटिश सरकार क्या होने लगी, चिंतित होने लगी। इसी कारण अंग्रेजों ने फूट डालो राजगृहों की नीति का अनुसरण किया। सर सैयद अहमद खां और अन्य ब्रिटिश समर्थकों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें सर सैयद अहमद खां थे। इसके अलावा जो बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह थे, उन सबों को मिला करके क्या क्या इनसे कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया इनको, और कांग्रेस के विरोधी संगठन बनाने हेतु इनको प्रोत्साहित किया था। तो इस तरीके से इनको मिलकर के इन्होंने हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच में फूट डालने का प्रयास किया। तो सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, जिसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्रवादी संगठन, यानी अंग्रेजों के प्रोत्साहन और इनके जो उकसाने से क्या हो गया, सर सैयद अहमद खान और अन्य जो लोग थे उनकी मदद से यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन यानी संयुक्त राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की गई थी। और इस संगठन की स्थापना के द्वारा सरकार ने संप्रदाय और विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों के अंदर क्या किया था, फूट डालने का कार्य किया था, तथा जो उग्रवादी प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया था। ठीक है, तो नामक संगठन के माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर क्या किया, ब्रिटिश सरकार के पक्ष में। इन लोगों को एक मंच पर इसलिए लाया गया ताकि ये क्या करे, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करे। किंतु सरकार का ये प्रयास भी सफल नहीं हो पाया था। यानी ब्रिटिश सरकार जो राष्ट्रवाद का जो उफान है जो रोकना चाहती थी, इस उफान को वो रोकने में सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है ना, यानी कांग्रेस है जो इसका जनाधार दिनों दिन बढ़ता गया, और बाकी जो जिनके प्रयास किए गए ये प्रयास भी ज़्यादा इनके सफल नहीं हो पाए थे। तो अब देखेंगे इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो दूसरा था आज का, वो है बंगाल विभाजन। इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो जो बंगाल विभाजन, आगे हम देखेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो वो इसी बंगाल विभाजन का ही प्रतिफल है। यानी जो आंदोलन चलाए जाएंगे वो इस बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में ही चलाए गए थे, यानी इसी का ही नतीजा था। अब देखो वैसे तो सरकार ने इस बंगाल के विभाजन की जो सुगबुगाहट है वो 1903 से ही प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो क्या इस समय जो राजनीतिक गतिविधियां उनका केंद्र बनती जा रही थी, और सरकार ने कुछ और ही इसके पीछे जो सलाह दी थी, जो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर विभाजन करना चाहेंगे। लेकिन जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी तो तत्कालीन भारत की सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी, है ना, जिसकी जनसंख्या लगभग कितनी थी, 8 करोड़, और 1,89,000 वर्ग मील उसका क्षेत्रफल था। और जिसमें क्या था, उस समय का वर्तमान पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल थे। तो ये क्या करना चाहता था, उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, ये बड़ा ही प्रतिक्रियावादी वायसराय था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 में क्या कर दिया, इसे विभाजित करने का प्रयास किया था, है ना। तो वैसे इसकी घोषणा 1903 में दिसंबर के आसपास इसकी घोषणा अंग्रेज सरकार ने कर दी थी, और इसके पीछे वो तर्क तो यही दिया था कि बंगाल की जो विशाल आबादी पर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है, इसके लिए। लेकिन इसके पीछे सरकार की जो वास्तविक मंशा है वो कुछ और ही थी। यानी सरकार क्या करती थी, जो बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवादी गतिविधियां, उन गतिविधियों को क्या करनी थी, तोड़ना चाहती थी। यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 2 भाग किए जाने की आवश्यकता बताई। तो इसके लिए कुछ योजना बनाएगी। उस योजना के अंदर उन्होंने क्या किया, 2 तरीके से इसको विभाजन करने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। 2 तरीके की कौन सी बात थी, एक तो थी भाषा के आधार पर, जिसमें
बंगाली जो भाषा भाषी है वो बंगाल में क्या हो जाए, अल्पसंख्यक बन जाए। दूसरा, इन्होंने जो विभाजन करने का प्रयास किया था वो था धर्म के आधार पर, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र को क्या किया जाए, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों का ये नतीजा था बंगाल का विभाजन, यानी जो साम्राज्यवादी। अब देखो इसमें कुछ कारण हम देखेंगे। उस समय जो बंगाल है वो राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बन गया था, केंद्र। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रचार को रोकना चाहते थे। बंगाल संपूर्ण देश के आज़ादी का, जो राजनीतिक आज़ादी का क्या हो रहा था, आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था। यही चिंता अंग्रेजों को खाए जा रही थी, क्योंकि इस समय जो बंगाल, यानी दरअसल हम बात करें तो प्रशासनिक सुधार का या प्रशासनिक असुविधा तो अंग्रेजों का केवल बहाना था, वास्तविकता तो उसकी राजनीति थी। और वो राजनीति थी कि बंगाल इस समय राष्ट्रीय जो चेतना का केंद्र बिंदु था। अंग्रेज इसी चेतना को नष्ट करना चाहते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी जो साम्राज्यवादी लॉर्ड कर्जन था उसने अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति है, उस नीति को अपनाते हुए हिंदू और मुस्लिमों के बीच में वैमनस्य करने का प्रयास किया था। तो मैंने आपको दो तरीके की इसमें जो योजना इनको बताई थी। एक तो भाषा के आधार पर, जिसमें बंगाली बोलने वाले लोग जो हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोगों के अंदर उनको अल्पसंख्यक बना दिया जाए, इस तरीके से विभाजन किया जाए, या फिर धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया जाए, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्या करें, आपस में झगड़ते रहे। तो इस औचित्य को उन्होंने क्या किया, बहुत ही निर्णायक रूप से जो वायसराय कर्जन था उन्होंने दिखाया। और उन्होंने मुसलमानों के प्रति प्यार दर्शाते हुए कर्जन ने ये भी कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत की क्या है, राजधानी हो सकती है। इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी और मुगल शासकों के समय, यानी मुसलमानों में ऐसी एकता बढ़ेगी जो मुसलमानों के समय मुगल समय में पाई जाती थी। तो इस तरीके से अंग्रेज सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दे करके, मुसलमानों को तुष्टिकरण करके कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन है उसको क्या करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे। तब अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को हिंदू बहुल शेष बंगाल से क्या कर दिया, पृथक यानी अलग कर दिया। भारत सरकार के गृह सचिव को लिखा था, किसने, गवर्नर जो जनरल थे लॉर्ड कर्जन ने, उन्होंने लिखा कि एकजुट बंगाल अपने आप में क्या एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित होगा तो सभी की दिशाएं अलग अलग होगी। यही बात आपको समझनी है जो यहाँ ही इन्होंने बताई कि क्या होगा, विभाजित होगा सभी की दिशा, यानी हिंदू होगा तो मुसलमान सबकी अलग अलग दिशाएं हुई, और ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और हम क्या करेंगे, अपना राज्य स्थापित करते रहेंगे। हम जो भारत की लूट खसोट जारी रखेंगे और हमें अपने संसाधन इनको दबाने में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या करेंगे, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को लड़ करके अपने को कमज़ोर करते रहेंगे। सरकार ने अपनी बंग बंग योजना 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत की और 16 अक्टूबर 1905 को इस योजना को लागू कर दिया। बहुत जगह इसका प्रारंभ से ही विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने इस विरोध का क्या किया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया इस तरफ और इस योजना को लागू कर दिया, जिसमें मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव, राजशाही डिवीजनों को बंगाल से अलग करके कर दिया गया और इसमें इन्हें असम के साथ मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, पूर्वी बंगाल। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल का गठन किया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखेगी और शेष जो बंगाल था वो हिंदू बहुल बना रहा और उसकी राजधानी क्या रही, कलकत्ता ही बनी रही। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, धर्म के आधार पर जो क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन किया। और इसी विभाजन ने क्या किया, इस क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक जागरण है और जो राष्ट्रीय चेतना है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी इसी को लेकर के जो लोग हैं वो शीघ्र ही क्या हो गए थे, संगठित हो गए थे। तो इस तरीके से कैसे संगठित हुए, लोगों ने क्या विरोध किया, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो क्या होगा, इसके बदले में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलेंगे, जिसमें विदेशी वस्त्रों की होली, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। तब अंग्रेज सरकार क्या करेंगी, दमन का सहारा लेगी, तो जिसके विरोध में जो आंदोलन बहुत ही बड़ी उग्रवादी तरीके से प्रारंभ हो जाएंगे। तो इन सारी बातों के बारे में हम विस्तृत विवेचन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।